यह वही सदर विधानसभा है जहां लोकसभा चुनाव में आज से महज 2 साल पहले महज 164 वोटों की लीड पंकज चौधरी को मिली थी। राम मंदिर, राम जी के जो चंदा उसकी चोरी की है और वहाँ के लोग जो अभी एक हाल ही में एक फोटो, एक ट्रस्ट है, मंदिर के ट्रस्टी हैं, सदस्य ट्रस्ट के, उनके करोड़ों की गाड़ी से वो आते हैं, उनका फोटो बड़ा वायरल हो रहा था। बजरंग बहादुर सिंह के उस कर्मभूमि से निकल करके वीरेंद्र चौधरी ने पंकज चौधरी को, अगर राजनीतिक भाषा में कहें, पानी पिला दिया उस व्यक्ति ने। सचमुच सिसवा ने ही चुनाव गवर्न किया और सिसवा ने ही पंकज चौधरी को सांसद बना दिया। लेकिन विपक्ष क्या है, वो एक बिल्ली ढूंढता है जिसके गले में घंटी बांध दी जाए और उसकी वीडियो लगा करके, ये सरकार कहती है ना, सरकार में बैठे लोग कहते हैं ना कि ये लोग सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्वीट खेल रहे हैं, वो गलत नहीं कहते हैं। जो 3.5 लाख 4 लाख वोट से जो जीत हुआ करती थी वो मात्र 32-35 हजार में लोकसभा में रह गई। कांग्रेस जो महज दो सीटें जीती है उसमें एक फरेदा भी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं अमितेश त्रिपाठी। इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराजगंज में। अगर हम महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में 5 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा महाराजगंज में 1 लोकसभा सीट है। 5 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो उसमें फरेदा, नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज सदर सुरक्षित एवं पनियरा है। फरेदा से कांग्रेस अपना खाता खोली थी। कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीते थे, कई बार वो चुनाव हार रहे थे, लेकिन फरेदा से वो चुनाव जीते। इसके अलावा नौतनवा की अगर हम बात करें, जहाँ से अमरमणि त्रिपाठी आते हैं, वहाँ से ऋषि त्रिपाठी चुनाव जीते। निषाद पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीते। इसके पहले बीजेपी वहाँ चुनाव नहीं जीतती थी, लेकिन निषाद पार्टी गठबंधन से वहाँ पे बीजेपी अपना खाता खोल सकी। और इसके अलावा अगर हम सिसवा की बात करें तो सिसवा में 2022 के चुनाव में बीजेपी के प्रेम सागर पटेल चुनाव जीते। महाराजगंज सदर सुरक्षित सीट से जयमंगल कनौजिया चुनाव जीते और पनियरा की अगर हम बात करें तो ज्ञानेंद्र सिंह चुनाव जीते। लेकिन वर्ष 2022 में जो नतीजा था उसके ठीक उलट महाराजगंज 2024 लोकसभा सीट पे जो है वोटों का जो गणित है वो काफ़ी ख़राब हो गया। अगर हम बात करें तो पंकज चौधरी काफ़ी वोटों के अंतर से यहाँ चुनाव जीतते थे, लेकिन 2024 के चुनाव में पंकज चौधरी बड़े कम वोटों के अंतर से चुनाव जीत सके थे। पंकज चौधरी की अगर हम बात करें तो पंकज चौधरी महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं और वर्तमान में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो यहीं महाराजगंज से आते हैं। पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ का साख जो है महाराजगंज में दांव पे लगा हुआ है। महाराजगंज को योगी का गढ़ कहा जाता है और पंकज चौधरी यहाँ से 7 बार चुनाव जीते हुए हैं। आज हम वही जानने के लिए पत्रकारों के बीच में जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है और क्या है महाराजगंज के हालात। क्या हाल है? अंकित मणि जी हैं। अंकित जी, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है, किसको टिकट मिल रहा है, कौन सी पार्टी यहाँ हावी हो रही है? देखिए, ये यूपी बीजेपी अध्यक्ष का जिला है, पंकज चौधरी का जिला है। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद निस्संदेह रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो महाराजगंज में ताकत मिली है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इसके पहले यूपी बीजेपी के जो भी अध्यक्ष रहे हैं सब बाहरी रहे हैं। यहाँ बहुत मसलन गोरखपुर मंडल से भी अगर रमापति राम त्रिपाठी रहे या सूर्य प्रताप शाही रहे तो उनका महाराजगंज के प्रति वो जुड़ाव नहीं था। मैं क्षमा करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महाराजगंज के प्रति उनका वो लगाव नहीं था, लेकिन वो महाराजगंज के नहीं थे। लेकिन ये सीधे तौर पे महाराजगंज के हैं, पिछले 30-35 सालों से यहाँ पे सांसद हैं, तो निश्चित रूप से जुड़ाव है। रहा सवाल 5 विधानसभाओं का। नंबर 1, पनियरा विधानसभा से हम जब एंट्री करते हैं, शुरू करते हैं, तो पनियरा विधानसभा में ज्ञानेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पिछले 5 चुनावों की बात करें तो ज्ञानेंद्र सिंह को अगर कहीं किसी ने टक्कर दी है, 2002 से मैं बात करूं, तो वह ब्राह्मण चेहरे ने टक्कर दी है। 2002 में भी जनार्दन प्रसाद ओझा ने टक्कर दी। 2007 में जनार्दन प्रसाद ओझा ने न केवल उनको टक्कर दी बल्कि चुनाव हरा दिया। 2012 में जीएम सिंह ने टक्कर दी। ज्ञानेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर चले गए, जनार्दन प्रसाद ओझा दूसरे नंबर पर रहे। 17 और 22 में इसे या मूव ऑफ द नेशन कहें या लहर कहें या जो भी चीज़ कहें, ज्ञानेंद्र सिंह चुनाव जीत गए। लेकिन 2017 के मुकाबले 2022 में अंतर का बढ़ना ज्ञानेंद्र सिंह को मजबूत करता है। अब मैं आता हूं सदर पर। सदर विधानसभा में भी पिछले 5 चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो 2002 में जहां चंद्रकिशोर ने जीत दर्ज की, 2007 में श्रीपति आज़ाद ने जीत दर्ज की, 2012 में सुदामा प्रसाद ने जीत दर्ज की, 17 और 22 में जयमंगल कनौजिया ने जीत दर्ज की। लेकिन यह वही सदर विधानसभा है जहां लोकसभा चुनाव में आज से महज 2 साल पहले महज 164 वोटों की लीड पंकज चौधरी को मिली थी। महज 164 वोटों की लीड।
जो 2022 में सीट हजारों के अंतर से भाजपा जीतती है, वहां 164 वोटों की लीड मिलती है। तो निसंदेह सदर में लड़ाई बहुत टसिल है, जो भी लड़ेगा वो बहुत टसिल लड़ेगा। तीसरे नंबर पे आते हैं फरेदा। फरेदा वह सीट है जिसने इतिहास रच दिया। कांग्रेस जो दो सीटें जीती है उसमें एक फरेदा भी शामिल है। अब फरेदा विधानसभा को लेकर के चलें तो फरेदा विधानसभा में पिछले 5 चुनावों का इतिहास की बात करें तो 2002 और 2002 में आप श्याम नारायण तिवारी को देखते हैं कांग्रेस से, फिर वो बाद में समाजवादी पार्टी में गठबंधन में शामिल हो गए और फिर वहाँ गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हो गए। खैर, श्याम नारायण तिवारी की वो उम्र थी कि वो उम्र अब जाती जा रही थी। साथ में बजरंग बहादुर सिंह आए, न केवल आए बल्कि छा गए। 7 जीता उन्होंने, 12 जीता उन्होंने, 15 का उपचुनाव अगर निकाल दें तो बजरंग बहादुर सिंह की सियासत जो है बहुत मजबूत रही है फरेदा में। लेकिन निश्चित रूप से मानना पड़ेगा वीरेंद्र चौधरी को, 2002 से बंदे ने लड़ना शुरू किया और 22 में आकर के जीत न केवल दर्ज किया उसने, बल्कि लोकसभा के चुनाव में यह दिखा दिया वीरेंद्र चौधरी ने कि 1999 के बाद अगर कोई चुनाव हुआ महाराजगंज में तो वो 2024 का चुनाव था। बजरंग बहादुर सिंह के उस कर्मभूमि से निकल करके वीरेंद्र चौधरी ने पंकज चौधरी को, अगर राजनीतिक भाषा में कहें, पानी पिला दिया उस व्यक्ति ने। उसके बाद आते हैं 5वीं सीट पर नौतनवा पर, तो चौथी सीट नौतनवा पर, तो नौतनवा तो एक तरीके से बहुत बड़ा साम्राज्य कहा जाता रहा है कि ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की वहाँ राजनीति रही है। 1991 से कुंवर अखिलेश सिंह, फिर 91 और 93 में कुंवर अखिलेश सिंह, 96 में से जो अमरमणि का साम्राज्य शुरू हुआ, मुन्ना सिंह उसको भेद नहीं पाए। मुन्ना सिंह चुनाव लड़ते रहे, कुंवर कौशल सिंह और मुन्ना सिंह उनके भाई, लेकिन वह साम्राज्य को भेद नहीं पाए। लेकिन 2012 में कांग्रेस के टिकट पर उनको जीत मिली। 5 चुनावों की बात करें तो अमरमणि का निश्चित रूप से 2002 में भी, 2007 में भी साम्राज्य रहा। 12 में आकर के मुन्ना सिंह ने उसे हिलाया। 17 में निर्दलीय अमनमणि त्रिपाठी वहां पर चुनाव जीत गए। अमनमणि त्रिपाठी चुनाव जीते, क्या गलतफहमियां रहीं कि 2022 में वो चुनाव हारे। न केवल हारे बल्कि ऐसे प्रत्याशी से हारे कि वह तीसरे नंबर पर चले गए। ऋषि त्रिपाठी एक बहुत नया नवेला प्रत्याशी था, जो व्यक्ति संगठन में काम किया, भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री या मंत्री रहे, जो भी रहे हों, मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है, जिला महामंत्री थे। तो जिला महामंत्री रहे और वहाँ से निकल करके फिर गठबंधन में निषाद पार्टी ने उनको टिकट दिया और ऋषि त्रिपाठी चुनाव जीते। लेकिन इस बार की सियासत में ऋषि त्रिपाठी ने जो 5 साल में काम किया है, जो 5 साल में वो घूमे हैं, वो ऋषि त्रिपाठी के लिए कहीं ना कहीं मजबूती का काम कर रहा है। लेकिन दूसरा फैक्टर ये है, अमरमणि त्रिपाठी अब जेल से बाहर हैं। मुन्ना सिंह में वह क्रेज अब शुरू हो रहा है जो मुन्ना सिंह ने 2012 में आकर के 17 में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लेकिन मुन्ना सिंह भी अब लगातार घूम रहे हैं। तो वहां त्रिकोणीय संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, बहुत मजबूत सीट। अंकित जी, जैसे नौतनवा भी हम लोग जाते हैं कवर करने के लिए, तो अभी रिसेंटली एक व्यक्ति से बात हुई जो राजनीतिक रूप से काफ़ी दखल रखते हैं वहाँ पे, तो वो कह रहे थे कि मतलब पार्टी मायने रखेगी, गठबंधन से जो आएगा या फिर बीजेपी से जो आएगा वो ज़्यादा मायने रखेगी। किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि 2012 के बाद, 2012 नहीं और पीछे चलिए, 2007 से ही उत्तर प्रदेश का चुनाव वेब का चुनाव हो गया है। 2007 में मायावती के वेब में, मायावती की लहर में, बसपा की लहर में ऐसे ऐसे लोग अमितेश शर्मा एमएलए हुए जो सभासद और प्रधान बनने की औकात नहीं रखते थे। 2012 में भी अखिलेश की लहर में ऐसे ऐसे लोग, हमारे यहाँ तो एक उदाहरण है सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद को कोई कहता नहीं था, यहाँ पे लोग कहते थे कि इनके भाग्य में तो जीत की रेखा ओखा नहीं है। लेकिन 2012 में वह सुदामा प्रसाद जो 89 से चुनाव लड़ रहे थे, वह सुदामा प्रसाद 2012 में आकर के चुनाव जीत गए। उसके बाद 14 में मोदी लहर में ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीते, आपको क्या कहें, मतलब सारे लोग चुनाव। सिसवा विधानसभा की बात करें, तमाम अफवाह उड़ रहा है सिसवा विधानसभा को लेकर के, क्या लग रहा है आपको? आप यूपीटीवी रिप्रेजेंट करते हैं और तमाम जो है राजनीतिक मामलों में आपकी अच्छी पकड़ रही है, क्या लगता है आपको सिसवा विधानसभा? देखिए, सिसवा विधानसभा बहुत टफ विधानसभा है। सिसवा विधानसभा जो जब हम पिछली बार 2024 में कह रहे थे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से संबंधित लोग कह रहे थे कि सिसवा चुनाव गवर्न कर रहा है। सिसवा ने ऐसा चुनाव गवर्न किया कि सचमुच सिसवा ने ही चुनाव गवर्न किया और सिसवा ने ही पंकज चौधरी को सांसद बना दिया। अब सिसवा विधानसभा में पिछले 5 चुनावों की बात करें तो शिवेंद्र सिंह का वहाँ बहुत मजबूत दखल रहा है। रमापति राम त्रिपाठी प्रदेश अध्यक्ष थे,
प्रदेश अध्यक्ष थे, न केवल प्रदेश अध्यक्ष हैं बल्कि वह पंकज चौधरी जो इस समय के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके राजनीतिक और पारिवारिक गुरु दोनों हैं, पारिवारिक कानफुकवा गुरु हैं। लेकिन उसके बावजूद रमापति राम त्रिपाठी को वहाँ शिकस्त का सामना करना पड़ा। 5 चुनावों की बात करें तो 2007 में महंत दुबे वहाँ पर चुनाव जीते, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वहाँ पे चुनाव उन्होंने जीता। उसके बाद शिवेंद्र सिंह चुनाव जीते। 17-22 की बात करें तो ये क्या कहते हैं, प्रेम सागर पटेल ने चुनाव जीता। वहाँ पर निश्चित रूप से प्रेम सागर पटेल का दखल अब भी मजबूत है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है कि प्रदेश अध्यक्ष शायद पंकज चौधरी ही विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बहुतेरे उम्मीदवार वहां पर घूम रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर पिछड़े वर्ग के वोटों को जो साध पाएगा, पिछड़े वर्ग की सियासत को जो साध पाएगा, व्यापारियों में जो अपनी पैठ मजबूत कर पाएगा, और ग्रामीण एकता जो ग्रामीण समाज है सिसवा विधानसभा का, उसमें अगर जिसने बेहतर पैठ साध लिया, जिसने पिछड़े वर्ग में, दलित वर्ग में, सामान्य वर्ग में बेहतर पैठ बनाया, निश्चित रूप से वही सिसवा विधानसभा को जीतेगा। हालांकि अभी इस बात में संशय बरकरार है कि वहां पंकज चौधरी लड़ते हैं कि नहीं। अगर पंकज चौधरी लड़ते हैं तो आप ये देखिएगा कि पंकज चौधरी के पीछे ऐसे ऐसे लोग खड़े रहेंगे जो पूर्व में प्रत्याशी थे, जैसे शिवेंद्र सिंह आज के दौर में भी भाजपा में है, महंत दुबे आज के दौर में भी भाजपा में है, प्रेम सागर पटेल आज में भाजपा के एमएलए ही हैं, और भी तमाम जो लोग हैं वह खड़े हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष में कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा, या विपक्ष में जो भी उम्मीदवार मिलेगा उसे कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का सामना डमी के तौर पे रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि 5 विधानसभा में लड़ाई बहुत टसिल होने वाली है, और निश्चित रूप से महाराजगंज की सियासत 2027 में तय होगी कि 2029 का यहाँ बादशाह कौन। लेकिन राजनीति में लोग कहते हैं कि राजनीति को जब आपको लग रहा है कि राजनीति आप समझ गए तो फिर जो है वो बड़ा पटकनी देता है। तो क्या लग रहा है, जो लोग खड़े रहेंगे वो पंकज चौधरी का साथ देंगे या फिर राजनीति करेंगे? नहीं, बिल्कुल सिसवा को बात छोड़ दीजिए आप, मैं ले चलता हूं पीछे। शिब्बन लाल सक्सेना जिन्हें यहाँ का कर्णधार कहा जाता है, उन्हें यहाँ की जनता ने विधायकी का चुनाव हराया है। आपको यह बात याद रखनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो भारतीय राजनीति में महाराजगंज की राजनीति की बात करें तो महाराजगंज की राजनीति में जब ये लोग कहते हैं बस 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 हम अब राजनीति समझ गए, तो तुरंत महाराजगंज की सियासत करवट ले लेती है। चाहे वो 1999 का चुनाव हो, चाहे 2009 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महाराजगंज की सियासत टसिल होने वाली है। 5 सीटों पर कड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। राजकेश्वर जी, आपको क्या लग रहा है इस बार महाराजगंज विधानसभा में जो है 5 सीटें हैं, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी हावी रहेगी इस बार? देखिए अमतेश जी, पार्टी की जहाँ तक बात करें तो पार्टी तो पूरे प्रदेश में भाजपा हावी रहेगी, क्योंकि भाजपा सत्ता में है। और भाजपा में जो 2 चेहरे जो इस समय देश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और दूसरा जो प्रदेश अध्यक्ष ऑलरेडी हमारे जिले के सांसद हैं, तो महाराजगंज जिला इतना महत्वपूर्ण इसलिए रखता है कि दोनों लोगों की नज़र अपने जिले पे सीटें बचाने पे रहेंगी। रही बात 5 विधानसभाओं में, अभी हमारे छोटे भाई अंकित मणि ने बड़े अच्छे से बड़े सटीक विश्लेषण दिए। 5 विधानसभाओं 2002 से लेकर अब तक पूरा इतिहास बताया। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जनता का रुख है। जनता ने पिछले लोकसभा में दिखा दिया आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कि देखिए जनता का कहीं ना कहीं आपसे मोह भंग है। जनता ने बड़ी कड़ी एकदम से माहौल बना दिया, इस तरह के सोचने को विवश कर दिया कि जो 3.5 लाख 4 लाख वोट से जो जीत हुआ करती थी वो मात्र 32-35 हज़ार में लोकसभा में रह गई। इससे आप भी सहमत होंगे। और रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, तो आपको एक और चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हम महाराजगंज नगर पालिका हम जहाँ खड़े हैं, इस जिले का जिला अध्यक्ष यहाँ की नगर पालिका की चेयरमैनी का चुनाव हार चुका है, वो भी भाजपा के उसी पंकज चौधरी के गढ़ में, इसी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में महाराजगंज नगर पालिका का चुनाव पूरी तरीके से यहाँ का जिला अध्यक्ष हार चुका है। उस समय वो जिला अध्यक्ष निवर्तमान जिला अध्यक्ष थे और चुनाव हार गए थे। योगी जी, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन सा लहर रहेगा? योगी लहर, मोदी लहर, तमाम लहर आते हैं, लेकिन इस बार कौन सा लहर आपको दिख रहा है? मेरा मानना है व्यक्तिगत कि महाराजगंज विधानसभा जो 5 विधानसभा है, आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं, ये किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो गठबंधन की पीडीए पार्टी है, चाहे वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके लिए इजी नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रत्याशी के लिए पहले एक चेहरा होता था कि मोदी योगी जी का चेहरा। अभी हाल में आप देख लीजिए जो इल्ज़ाम, बहुत सारे इल्ज़ाम जो हुए वो वायरल हो गए, बच्चों के पेपर लीक हो गए।
हाँ, नीट पेपर लीक हो गए, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के व्यक्तिगत कि जिसको लेके जैसे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को। तो मेरा मानना है कि जो सदर विधानसभा है, चाहे पनियरा चाहे नौतनवा, अगर अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन नवीन जी, अभी लखनऊ उन्होंने दौरा किया था, तो उन्होंने बताया कि आगामी जो चुनाव लड़ेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही देख रेख में लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी जी, और पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी जी कहीं न कहीं अगर ये दोनों लोग साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में प्रमुख चेहरा है बीजेपी का, तो कहीं न कहीं इनके कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज में फेस करेगी। बिल्कुल। ओमकार जी हैं, ओमकार जी क्या लग रहा है इस बार महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों में क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी हावी रहेगी या फिर सपा गठबंधन यहाँ जो है कुछ करामात कर पाएगा? नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव की बात करें तो अभी तो 2029 चुनाव होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से सपा जो है मजबूती से कदम बढ़ा रही है अपने पीडीए को लेकर के, तो चुनाव यहाँ पे जो है टफ होने वाला है। लेकिन महाराजगंज में मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 सीट तो आना ही आना है, वो भाजपा का जो तय है। बाकी जो यहाँ जो है लोगों के मुद्दे भी हैं स्थानीय। भाजपा नेता कहते हैं 5 सीटें आएंगी, आप 3 की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं 3 या 4 में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप देखे होंगे कि जो वीरेंद्र चौधरी हैं फरिंदा से, वहाँ जो है जीते हुए हैं और टक्कर दिए थे लोकसभा चुनाव में भी, तो ऐसे में आप कम नहीं आ सकते हैं। और देखा जाए तो लोगों के भी स्थानीय मुद्दे हैं, और यहाँ पर अभी भी लोगों को जो है खाद के लिए जो है लाइन में लगना पड़ रहा है, फिर से जो है उनके क्या कहते हैं सिलेंडर के लिए और पेट्रोल के लिए भी अभी हाँ, ये तो एक आपदा हुआ था, जैसे मान लीजिए जो है जो विश्व युद्ध के कारण हुआ था। लेकिन जो विपक्ष है इसको कहीं न कहीं भुनाने के लिए पूरा प्रयास किया हुआ है। अभी आप देखे होंगे कि राम मंदिर चंदा चोरी का भी मुद्दा जो है सपा जोर शोर से उठा रही है, और कई लोगों के खिलाफ FIR भी हुआ है। हालांकि भाजपा के लोग जो है इस पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है विपक्ष इन सारे मुद्दों को उठाने पर लगा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये चुनावी मुद्दे जरूर रहेंगे। राम मंदिर से चंदा चोरी की बात अभी ये की है, क्या लग रहा है कितना इस बार जो है ये चंदा चोरी का मुद्दा रहेगा? देखिए, जब 2022 में राम मंदिर की बात चल रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव, शहर-शहर चंदा काट रही थी, रसीद काट रही थी। और जब भूमि पूजन या फिर जब शिलान्यास होना था तो चावल, हर घर से चावल लिया गया था। इस समय की बात की जाए, चंदा चोरी का जो मामला चल रहा है, पीडीए जो कि विपक्ष की पार्टी है, वो जिस तरह भाजपा गांव-गांव घूम के चंदा काटने का काम किया, उस तरह पीडीए भी 2027 और 2029 में ये भी गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले ये दिखाएगी कि भाजपा सरकार में जिस राम मंदिर के लिए ये लोग वोट मांगे थे, 27 में अपनी सरकार बनाए, 24 में अपनी सरकार बनाए, यही भाजपा की सरकार राम मंदिर, राम जी के जो चंदा उसकी चोरी की है। और वहाँ के लोग जो अभी एक हाल ही में एक फ़ोटो, एक ट्रस्ट है, मंदिर के ट्रस्टी हैं, सदस्य ट्रस्ट के, उनके करोड़ों की गाड़ी से वो आते हैं, उनका फ़ोटो बड़ा वायरल हो रहा था। पहले राम लल्ला टेंट में थे, एक टेंट में थे। अब जब मंदिर बन गया तो उनके जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा, पीडीए जरूर इसको बनाएगी और इससे भाजपा को जरूर हानि होगी। बिल्कुल। बीच में अमृत जी ने जवाब दिया राम मंदिर के चंदा चोरी की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबका अपना अपना ओपिनियन है। रही बात, जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है, चंदा चोरी या घोटाला बहुत सारे मामलों पे हुआ है। अभी अजमेर शरीफ में 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो भी मामला सोशल मीडिया पे था। लेकिन चूंकि भारत सनातनी कल्चर का देश है, सनातन का देश है, पहले लोग विदेशों से आते थे, भारत में आते थे, आगरे में जाते थे। चंदा चोरी का मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? चंदा चोरी का मुद्दा जितना है उससे ज़्यादा सरकार तो काम कर रही है। इस सरकार में अगर चंदा चोरी हुआ तो जो भी उसमें गुनाहगार हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है, उनके खिलाफ। आपको लग रहा है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक है? बहुत अच्छा कार्य। ठीक है। मनोज चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में 5 विधानसभा सीटें हैं महाराजगंज में, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है महाराजगंज में, क्या देख रहे हैं आप? जी बता दें, अभी तो 2027 का मामला है चुनाव में। जो अभी नोटबंदी की मामला उठा लिया जाए, पेट्रोल डीजल, गैस किल्लत, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे जनता का नाराज़गी है। लेकिन जब चुनाव नज़दीक होता है तो वही जनता पलट जाती है।
तब वो भूल जाती है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में अगर चुनाव हो जाए तो निश्चित है बीजेपी को नुकसान होना है। लेकिन ये महाराजगंज जिला ऐसा है कि जो बता दें कि बगल में मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वित्त मंत्री हैं, तो ये भाजपा का गढ़ माना जाता है पूर्वांचल लगभग। अभी यहाँ पर लगभग जो भी यहाँ सीटें हैं बीजेपी के कब्जे में, एक सीट छोड़ के, तो जो भी भावनात्मक रहा हो या जैसे भी रहा हो, 5 बार के हारे प्रत्याशी रहे हैं, तो इसलिए वो बीजेपी वहाँ से हार चुकी थी और कहीं न कहीं बीजेपी की वहाँ कमी रही, जिसके कारण वहाँ चुनाव फरिंदा में लग रहा है दोबारा बीरेंद्र चौधरी को मौका नहीं मिलना है वहाँ पे। अब देखिए जनता वहाँ की क्या कहेगी कि उनके ऊपर है। और जहाँ तक विकास की बात है तो ठीक है, जो यहाँ पर रोडें हैं, जो सड़कें हैं, तो निश्चित है बीजेपी कार्यकाल में विकास कार्य बहुत तेज़ी से हुए हैं। कुछ नहीं तो जो सड़कों का तो जाल बिछी गया है। और 2027 में बात करें पाँचों पर, तो हर पार्टी कहती है कि मैं 5 सीट जीत रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि 5 सीट निकलेगी या 4 सीट, ये जनता तय करेगी। आने वाला समय बताएगा कि कितनी सीटें निकलेंगी। आशीष सोनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम मुद्दों पे जो है इनके वीडियो आप देखते रहते हैं, भारत समाचार के रिपोर्टर हैं, काफ़ी तेज तराना। आशीष जी, क्या लग रहा है इस बार महाराजगंज में क्या दिख रहा है आपको? भी यूपी बीजेपी अध्यक्ष का जिला है ये। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जिला है, सीएम सिटी कहा जाए इसे तो अभी गुरेज नहीं है, क्योंकि योगी जी का छावनी है, यहाँ पर सटे ही मुख्यमंत्री का शहर है। और अगर हम बात करें कि इस बार मुद्दे क्या होने हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी हाल ही फ़िलहाल में बीजेपी गवर्नमेंट में अभी जब ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, उनके राजकाज में जो भी मुद्दे चले हैं इस वक्त, जैसे बेरोजगारी की हो, बढ़ती महंगाई की हो, या फिर अभी जो आपातकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई, जैसे हाहाकार मचा गैस सिलेंडर के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए, किसान हल्कान परेशान हुए खाद के लिए, और जो पेपर लीक जैसे मामले, ये सारे मुद्दे चाहे विपक्ष इसे तो बड़े अच्छे से भुना सकता है, लेकिन विपक्ष जो है, बिल्कुल, एक वीडियो तो आप ही बनाए थे, लोग पेट्रोल पंपों पे मच्छरदानी में सो रहे थे, तमाम जो है नेशनल इशू बना, अब हर चैनलों पे चल रहा था। हाँ, तो ये विपक्ष चाहा होता तो इन चीज़ों को एक बढ़िया मोटिव बनाता इसे, और इसे अच्छे से बुनाता, पब्लिक के बीच लोगों को बताता। लेकिन विपक्ष क्या है, वो एक बिल्ली ढूंढता है जिसके गले में घंटी बांध दी जाए और उसकी वीडियो लगा करके, ये सरकार कहती है ना, सरकार में बैठे लोग कहते हैं ना कि ये लोग सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्वीट खेल रहे हैं, वो गलत नहीं कहते हैं। भाजपा चाहे जैसे भी आज अपनी सरकार बनाई है, आगे भी बनाएगी, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। आज हम और आप जो देख रहे हैं, जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जो बाहर से मंत्री आ रहे हैं, जो बाहर से नेता आ रहे हैं, उनकी बाइटें जब हम करते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो वो रटाया बाइट देते हैं। आप सवाल कुछ भी करें, उत्तर वो अपना ही देंगे कि प्रधानमंत्री योगी के फला, प्रधानमंत्री मोदी के फला और मुख्यमंत्री योगी के फला। एक रटाया बयान सारे नेताओं के मुँह से निकलना है, कोई उल जुलूल बयानबाजी सुनने को नहीं मिलती है। और मोदी और योगी को देख करके ऐसा उनका फेस बनाया गया जनता के बीच कि अब जो अगर महाराजगंज सदर विधानसभा के विधायक अगर जयमंगल कनौजिया जा रहे हैं मैदान में, तो पब्लिक भी उनके चेहरे में उनका चेहरा नहीं देख रही है, योगी और मोदी का चेहरा देख रही है। तो बड़ा आसानी से यहाँ के लोग काम करें न करें, योगी मोदी के नाम पर फिर से उन्हें वोट मिल जाएगा। सरकार ने काम किया भी है। महाराजगंज की बात मैं करूँ अब तो यहाँ पर काम हुआ भी है, बहुत तेज़ी से महाराजगंज ने विकास किया है। बस अब इस बार मुद्दा नया इस बार ये होगा कि यहाँ पर रोज़गार कैसे विकसित किए जाएँ, क्योंकि ये महाराजगंज से लोग पलायन करते हैं और यहाँ बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है। लोग भी बाहर के देशों में जाते हैं, बाहर के प्रदेशों में जा रहे हैं रोज़गार करने के लिए, और ये अहम मुद्दा होने वाला है महाराजगंज के लिए। और ये आने वाले चुनाव में 27 में या फिर 29 में, दोनों चुनावों में यहाँ के नेताओं के लिए बड़ा सरदर्द बनने वाला है। बिल्कुल, तो ये तमाम पत्रकारों की राय थी। सबका मानना है कि इस बार बेरोजगारी और यहाँ जो कल कारखाने नहीं लगे हैं या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चंदा चोरी या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष बना रहा है, वो काफ़ी मायने रखेगी इस बार विधानसभा चुनाव में। महाराजगंज यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी जो हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, 7 बार से सांसद हैं पंकज चौधरी महाराजगंज से, और उनका जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी कम वोटों के अंतर से वो जीत सके थे, और इसको महाराजगंज को योगी का गढ़ भी कहा जाता है। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, यूपी तक।